हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था फ्रेंड्स, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे किस तरह से यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे उनके यूजेस पढ़े थे, कमर्शियल बेसिस पे भी पढ़ा था कि कमर्शियली वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एंटीबायोटिक्स बनते हैं, हमारे लिए वैक्सीन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम उसकी कुछ अलग और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी बहुत तरीकों में होते हैं, जैसे कि वो हमारी डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? पैथोजेंस। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे खाने को भी खराब कर देते हैं, कपड़े भी खराब हो जाते हैं, है ना। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको कहते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? वो एयर में होते हैं। जब हम एयर में रहते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी हवा जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं उसके साथ चले जाते हैं। वाटर में जो होते हैं, जब हम वो पानी पियेंगे तो पानी के साथ अंदर चले जाएंगे। फूड में है तो फूड जब हम खाते हैं तो उसके साथ चले गए। ठीक है, और सेकेंड वो हमारे जैसे ट्रांसमिट हो जाते हैं बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे कि अब अभी कोरोना था तो हमने देखा कि हैंड शेक नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसके हैंड में हो सकता है कोरोना वायरस लगा हो, अगर आपने उससे हैंड शेक किया तो आपके हाथ में भी लग जाएगा, है ना। तो वो हो गया बेटा ट्रांसमिशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब देखिए जो माइक्रोबियल डिजीजेज हैं वो कैसे स्प्रेड होती हैं? वो स्प्रेड होती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, जिसको है वो डिजीज, टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, जिसको नहीं है, थ्रू एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इस तरह के डिजीजेस को क्या बोलते हैं बेटा? कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, जो डिजीजेस इस तरह से एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में चला जाता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, इसके क्या एग्जांपल है? सबसे पहले तो अभी आप लिख सकते हैं कोरोना। ठीक है, सेकेंड है हमारा कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, तो ये सब जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। देखिए यहाँ पे सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जब एक पर्सन है वो सफ़र कर रहे फ्रॉम कॉमन कोल्ड, ठीक है, अब उसने क्या किया? उसने छींका, स्नीजिंग किया। ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो उसमें बहुत सारे वायरसेस हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ जब वो छींका, ठीक है, अगर उसने अपने माउथ और नोज़ को कवर नहीं किया है तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कहाँ गए? वो हमारे एयर में गया। एयर में वो ड्रॉपलेट्स के साथ खूब सारे वायरसेस भी गए और वो वायरसेस एयर में स्प्रेड हो गए। ठीक है, अब कोई अगर हेल्दी पर्सन वहीं आसपास है तो वो जब ब्रीद इन करेगा तो वो वायरसेस उसके अंदर भी चले जाएंगे। इस तरह से वो इंसान भी क्या हुआ बेटा? इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, उसको भी कोल्ड हो सकता है। अब देखिए बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो इन पैथोजेंस को कैरी करते हैं। ठीक है, जो इन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में पहुंचाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कैरियर्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? हाउस फ्लाई। ठीक है, जो मक्खी होती है, मस्का डोमेस्टिका इसका बायोलॉजिकल नेम होता है। ठीक है, जो मक्खी होती है वो होती है कि एक तरह से कैरियर। ये क्या करती है? ये कहीं भी बैठती है ना, गार्बेज पे बैठ गई, कहीं एनिमल वेस्ट है कुछ उस पर बैठ गई, तो वहाँ पे बैठी तो उसके जो हाथ पैर हैं, जो जिस मतलब उसके जो क्या बोलते हैं आप उसको, उसकी जो बॉडी है, ठीक है, समझिए, उस पर वो पैथोजन, ठीक है, स्टिक हो गया। जो वहाँ पे था एनिमल वेस्ट पे या फिर जो गार्बेज पे थे पैथोजन, वो उसकी बॉडी पे स्टिक हो गया। अब वो मक्खी उड़ते हुए आई और फिर जो अनकवर्ड फूड है उस पर बैठ गई। ठीक है, तो जब बैठी तो वो पैथोजन उस फूड में आ गया। अब वो फूड जो है वो कंटामिनेटेड हो गया विद दैट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वही कंटामिनेटेड फूड अगर कोई हेल्दी पर्सन खाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? बीमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके फूड के साथ साथ वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब भी गया है। ठीक है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हमेशा अपना जो फूड है उसको कवर्ड रखना चाहिए, और जब आप कहीं बाहर खाना खाने जाते तो देखिए वहाँ पे खाना उन्होंने कवर करके रखा है या नहीं। ठीक है, इसीलिए अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल है, हमने अभी पढ़ा था लास्ट इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मलेरिया के बारे में बताया था। तो मलेरिया जो होता है वो किससे कॉज होता है? मच्छर के काटने से, है ना। तो वो मच्छर कौन होता है? एनोफिलिस। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है बेटा, वही जब काट लेती है तो हमें क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। ठीक है, अब वो जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो एज अ कैरियर काम कर रही है। ठीक है, उसके अंदर जो होता है वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब प्रेजेंट है, जो होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम का वो कैरियर होता है। ठीक है, इसी तरह से डेंगू वायरस का भी कैरियर होती है एडीज मॉस्किटो। ठीक है, डेंगू वायरस जो होता है उसका कैरियर कौन है बेटा? एडीज मॉस्किटो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फीमेल होती है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया का होता है, एडीज फीमेल एडीज मॉस्किटो होती है डेंगू का। ठीक है,
जितने मॉस्किटोज़ होते हैं वो वाटर में ही ब्रीड करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कहीं भी वाटर को कलेक्ट होने ना दें। जो आपके कूलर्स हैं, टायर्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, उनको उसमें वाटर को चेंज करते रहें और उस वहाँ पे कलेक्टेड ना रखे रहने दें, ठीक है। अब अपनी सराउंडिंग्स को अगर हम क्लीन रखेंगे, वाटर को कलेक्ट नहीं होने देंगे, तो मॉस्किटो ब्रीड नहीं होगी और फिर हम इन जो हमारे मॉस्किटो कॉजिंग डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया, इन सब से बच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस टेबल में कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ेज़ दिए हुए हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, तो कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है? माइक्रोब से, बैक्टीरिया से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर से वो एक से दूसरे में जाता है। देन मीजल्स है, वो वायरस से होता है, एयर से ट्रांसमिट होता है। चिकन पॉक्स है, वायरस से होता है, एयर या फिर कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। पोलियो है, वो वायरस से होता है और एयर और वाटर से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इनका जो प्रिवेंटिव मेजर है वो क्या है? वो है कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, ठीक है। अलग रखिए उस पेशेंट को, उसके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो सिर्फ उसी पेशेंट के पास रहने दीजिए, ठीक है। वैक्सीनेशन भी देना बहुत ज़रूरी है एट अ सूटेबल एज, ठीक है। तो ये वाले डिजीज़ के लिए। नेक्स्ट है कॉलरा एंड टाइफॉइड। तो कॉलरा एंड टाइफॉइड बेटा दोनों ही बैक्टीरिया से कॉज होते हैं और फूड एंड वाटर से दोनों ट्रांसमिट होते हैं। तो इनसे अगर बचना है तो आपको क्या करना होगा? अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, गुड सैनिटरी हैबिट्स होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से पका हुआ और साफ़ सुथरा खाना और पानी पीना है और वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। नाउ हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस से होता है और वाटर से स्प्रेड होता है, ठीक है। बॉइल्ड वाटर लीजिए और वैक्सीनेशन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मलेरिया है, तो प्रोटोजोआ से स्प्रेड होता है। मॉस्किटो इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मॉस्किटो नेट यूज़ कीजिए या रेपेलेंट्स यूज़ कीजिए, ठीक है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो होते हैं वो यूज़ कीजिए मॉस्किटोज़ को भगाने के लिए एंड वाटर को कलेक्ट ना होने दें अपनी सराउंडिंग्स में। तो इस तरह से हम इन डिजीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन उसका कॉजिंग मतलब कौन सी पैथोजन से हो रहा है, ठीक है, वो वाली डिजीज़। अब देखिए डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीजेज हो रही हैं? तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं, प्लांट को ही नहीं, बल्कि बाकी एनिमल्स को भी जो है परेशान करते हैं। किस तरह से? एंथ्रैक्स जो है वो एंथ्रैक्स बहुत ही डेंजरस होता है ह्यूमन और कैटल के लिए, दोनों के लिए ही, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल, जो कि वायरस से कॉज होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जो माइक्रोब्स कॉज करते हैं डिजीज़ इन एनिमल्स। नाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट, उसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं जो रॉबर्ट कॉश हैं, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था ये बैसिलस एंथ्रैक्सिस, ठीक है। तो एंथ्रैक्सिस जो है वो एंथ्रैक्स डिजीज़ कॉज करता है, यही वो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो रॉबर्ट कॉश ने डिस्कवर किया था इस बैक्टीरिया को। अब पढ़ते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखिए इस टेबल में भी दिया हुआ है, जैसे कि सिट्रस कैंकर है, ओके। इस टेबल में भी दिया हुआ है जैसे कि सिट्रस कैंकर है, वो बैक्टीरिया कॉज करता है और ट्रांसमिशन कैसे होता है? एयर से। रस्ट ऑफ वीट है, ठीक है, तो वीट में होता है, ये फंजाई से होता है और एयर और सीड के थ्रू स्प्रेड होता है। देन येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, ठीक है, ये वायरस से होता है और इंसेक्ट से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये टेबल 2.2 और टेबल 2.1 ये आपको याद करना है, ठीक है। नाउ इन माइक्रोब से बचने के लिए काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो यूज़ करते हैं हम प्लांट्स पे, ठीक है। नाउ फूड पॉइजनिंग, हमने पढ़ा हुआ है कि जो माइक्रोब्स हैं ना वो क्या करते हैं? खाने को ख़राब भी कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो जब जैसे कोई पार्टी होती है, काफ़ी सारा खाना बच जाता है और गर्मी का सीज़न हो तो बहुत जल्दी खाना ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कहीं खाना खाया होगा और थोड़ी देर बाद आपको वॉमिटिंग होने लग गई और पेट में दर्द हो रहा है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो फूड पॉइजनिंग कुछ नहीं बल्कि वही है कि आपने ऐसा खाना खा लिया जो कि ख़राब हो चुका था बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो माइक्रोब्स जो है फूड पे ग्रो होते हैं और फिर जब वो ग्रो होते हैं तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी रिलीज़ करते हैं। यही टॉक्सिक सब्सटेंसेस फूड को पॉइजनस बना देते हैं और हमारे लिए हेल्थ इश्यूज़ हो जाती हैं अगर हम उस फूड को कंज्यूम करते हैं। कभी कभी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना जो हम खाना खा रहे हैं उसको हम देख लें कि वो खाना ख़राब तो नहीं है। सबसे अच्छा है कि तुरंत का बना हुआ खाना खाएं, बहुत देर का रखा हुआ खाना ना खाएं, ठीक है। नाउ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन, अब देखिए फूड ख़राब हो रहा है तो फूड को प्रिजर्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। हमने क्या किया था? हमने नीम लीव्स यूज़ किए थे, ठीक है। और जो लार्ज स्केल पे होता है FCI वगैरह क्या करते हैं, वो कुछ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, है ना। तो अब देखिए जो ब्रेड है अगर उसको हमने मॉइस्ट कंडीशन में रख दिया तो क्या होगा? उसके ऊपर फंगस ग्रो हो गया। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे फूड को स्पॉयल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड जो होता है, ठीक है, उसकी कैसे पहचान होती है? तो उसका टेस्ट ख़राब सा लगेगा, दूसरा उसकी स्मेल ख़राब सी आएगी, ठीक है। तो ये जो क्योंकि वो उसमें जो माइक्रोब्स हैं ना वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो उन्होंने रिलीज़ किए हैं वो उसकी वजह से आता है, ठीक है, बैड स्मेल या फिर बैड टेस्ट, ठीक है। तो
आपको क्या करना है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है अपना जो फूड है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि कुछ केमिकल मेथड्स हैं, पहले वो देखते हैं। तो सॉल्ट और एडिबल ऑयल, ठीक है, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स, ये बहुत ही कॉमन केमिकल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको प्रिजर्वेटिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। आपने अगर आपके घर में कभी अचार बना हो या आपने किसी को देखा अचार बनाते हुए, तो आपने देखा होगा उन्होंने सॉल्ट और जो तेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं और हमारे जो अचार है उसको ख़राब होने से बचाते हैं, ठीक है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स, ठीक है, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। अब देखिए, सिर्फ यही नहीं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, ये भी यूज़ किया जाता है एज अ कॉमन प्रिजर्वेटिव। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वाशेस टू चेक दियर स्पॉयलेज, ठीक है। तो इनको माइक्रोब से बचाने के लिए हम ये प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा केमिकल मेथड। अब दूसरा है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको तो यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, कैसे, इन मीट एंड फिश फॉर एजेस, बहुत टाइम से हो रहा है। मीट एंड फिश को क्या करते हैं, कवर्ड कर देते हैं विद ड्राई सॉल्ट, ठीक है, जिससे उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते हैं, ठीक है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिंड्स, ठीक है, इनको भी प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो शुगर, जैसे सॉल्ट यूज़ करें वैसे शुगर्स भी यूज़ करते हैं। जो ये हमारे जैम्स हैं, जेलीज हैं, स्क्वाशेस हैं, इन सब में क्या करते हैं, इस सब में हम शुगर ऐड करते हैं टू फॉर एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। शुगर क्या करता है, इट रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है और फिर उसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, इनहिबिट मतलब रुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल और विनेगर जो होता है, विनेगर बेटा होता है क्या, सिरका, ठीक है, विनेगर को सिरका बोलते हैं। तो ऑयल और विनेगर भी हेल्प करता है टू प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स, बिकॉज बैक्टीरिया जो होते हैं उस एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशेज एंड मीट्स आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। नाउ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट कहाँ यूज़ होता है, देखिए, जब दूध आता है तो हम क्या करते हैं, दूध को पहले अच्छे से बॉयल करते हैं, उसके बाद हम उसे स्टोर करते हैं इन द फ्रिज, ठीक है। बॉइलिंग की वजह से जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो फूड होता है उसको भी हम खाना अच्छे से पका के उसके बाद रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लो टेम्परेचर होता है फ्रिज में, वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। अब देखिए, पैस्चराइजेशन भी आपने कहीं सुना होगा। तो जो लुइस पैस्चर थे, उन्होंने पैस्चराइजेशन को डिस्कवर किया था। तो पैस्चराइज मिल्क आता है, ठीक है, वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट बॉइलिंग, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो हार्मफुल जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, उन वो पहले ही उसमें से ख़त्म हो चुके हैं। तो उसको कैसे बनाते हैं, जो मिल्क होता है उसको हीट करते हैं 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, और फिर उसको एकदम से ना ठंडा कर देते, चिल्ड एंड स्टोर्ड, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इतना करने से ना ग्रोथ जो होती है माइक्रोब्स की वो रुक जाती है और बैक्टीरिया या वायरस उसमें ग्रो नहीं कर सकते, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स, और ठीक है। तो यही होता है पैस्चराइजेशन। ये आपको याद रखना है, पैस्चराइजेशन का जो प्रोसेस है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए बॉईल करेंगे और फिर एकदम से चिल कर देते हैं उसको, सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं पैस्चराइजेशन। अब देखिए, स्टोरेज एंड पैकिंग। तो स्टोरेज एंड पैकिंग कैसे करते हैं, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं या कुछ वेजिटेबल्स होते हैं उनको हम एयर टाइट पैकेट्स में सील कर देते हैं। तो एयर टाइट पैकेट्स जो होती है वो उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से हम माइक्रोब्स से अपने खाने के आइटम्स को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो हमने पढ़ा था क्लास 6 या 7th में कि राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो हमारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है। और वो कहाँ पाया जाता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स में, ठीक है। तो वो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है राइजोबियम, ठीक है। और ये होता है एक तरह से इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशन भी होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको क्लास 7th में भी बताया हुआ है। अगर आपको याद है तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जो नाइट्रोजन है वो उसको फिक्स करते हैं, वो हमारे ना नेचर में भी फिक्स होता है। कैसे होता है, जब ये बिजली चमकती है ना, लाइटनिंग होती है, उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं फिक्स हो पाता है कि हमारा सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उसमें होता है माइक्रोब्स, वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो देखिए, ये रहा हमारा नाइट्रोजन साइकिल। देखिए, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो बेटा कितना है, 78% है नाइट्रोजन गैस है ना हमारे एटमॉस्फेयर में। और जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका। कैसे, जितना जो हमारा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, इन सब में क्या है, इन सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए, कुछ ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन डायरेक्टली, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ब्लू
ग्रीन एल्गी होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो जो हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। तो जो ये नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया, अब ये हमारे जो सॉइल में प्रेजेंट है तो ये आराम से प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक बार जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है यूजेबल कंपाउंड में तो फिर प्लांट उसको यूटिलाइज कर सकता है। अब नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, ठीक है। अब एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, उनके अंदर भी तो जाएगा ना नाइट्रोजन, जब वो प्लांट्स को खा रहे हैं तो एनिमल्स के अंदर भी प्रोटीन बनेगा, वो नाइट्रोजन यूज़ होगा, ठीक है। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई और उनके ऊपर वर्क करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी हमारे प्लांट्स फिर से यूज़ कर सकते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं उनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए ये एक साइकिल है, क्यों? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो भी वापस आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये हम देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये कुछ लाइटनिंग से भी फिक्स होता है इन द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो फिक्स करते हैं, ठीक है, इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखिए ये नाइट्रोजन कंपाउंड प्लांट ने लिया, प्लांट को किसने खाया? एनिमल ने खाया। एनिमल जब मर गया तो फिर उसका जो वेस्ट था वो डिकम्पोज हुआ, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट था वो वापस से हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में आया, फिर से वो सॉइल में प्रेजेंट है, अगेन प्लांट कैन अपटेक दैट नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरा, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है इसको भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उसको वापस से गैशियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन साइकिल, इस तरह से ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। और इस तरह हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो हमने ये सारे कीवर्ड्स के बारे में भी पढ़ लिया है, आप ये एक बार रीड कर लीजिए व्हाट यू हैव लर्नड सो फार, ठीक है। इस तरह से ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया और ये वीडियो भी खत्म। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।